स्वागत है आपका द हेल्थ एंड हीलिंग शो. आई एम डॉक्टर सुशांत शिंदे एंड विथ मी ऑन द फर्स्ट एपिसोड इज डॉक्टर रोहित अग्रवाल. Dr. Agarwal is an expert in myositis, which is a rare form of disease involvement in rheumatology. तो आज बात करेंगे सर के साथ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मायोसाइटिस, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स एंड हाउ डू वी सॉल्व दिस आउट. नाउ सो एट द onset again sir, thank you so much for spending your time. Sure. So let's start with this. Straight away, the first question, of course, is हमारे ऑडियंस के लिए. I think we can talk in Hindi and English both. So since most people are going to be listening in India, so I think Hindi would be better. तो मायोसाइटिस के बारे में सबसे पहला सवाल जो कल मैंने पोस्टर पे डाला था, तो लोगों ने पूछा था कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स टू एक्सपेक्ट. ठीक है. सो मायोसाइटिस के मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं वीकनेस, मसल वीकनेस और रैशेस. ये सबसे ज्यादा कॉमन है. सो पेशेंट्स जो है डे टू डे एक्टिविटीज में उनको प्रॉब्लम होने लगती है. सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगती है, चेयर से उठने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, कार से निकलने में क्योंकि कार नीचे होती है, मोस्टली कार्स नीचे होती है, तो कार से निकलने में प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट सीट से उठने में प्रॉब्लम होती है, और फिर अपर एक्सट्रीमिटी में भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज लिफ्ट करने में, कोई चीज हैवी चीज को लिफ्ट करने में, शोल्डर्स में, शोल्डर और हिप के एरिया की वीकनेस हो जाती है. और जो दूसरा कॉमन सिम्टम है जिससे पता लगता है कि हो सकता है वो है रैशेस. स्किन पे रैशेस होते हैं, जैसे हाथ के पीछे रैशेस होते हैं, फेस पे भी रैशेस आते हैं, अपर चेस्ट पे भी रैश आ सकते हैं, अपर बैक पे भी आ सकते हैं. तो जो स्किन के जो रैशेस होते हैं वो आ जाते हैं. ये दो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं. कभी कभार लंग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, आईएलडी कहते हैं. उस केस में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, कॉफ होने लगेगा. तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं जो स्टार्ट होते हैं. सो एक कॉमन सवाल जब हम व्हेन वी ट्राई टू डिस्क्राइब रूमेटोलॉजी के, ये बहुत सारे सिम्टम्स बहुत सारे और चीजों के साथ ओवरलैप करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कहा वीकनेस होता है, तो हाउ विल अ पेशेंट कम टू नो, या हाउ डू वी एज डॉक्टर्स एलिसिट कि ये वीकनेस जो है मायोसाइटिस का है और किसी और वजह से पेशेंट को वीकनेस नहीं फील हो रहा, जैसे चेयर से उठ पाना या कार से उतर पाना. ये तो उम्र के हिसाब से भी हो सकता है. Yeah. तो हाउ डू वी सॉल्व दैट. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि वीकनेस एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गई. तो किसी को नॉर्मली भी वीकनेस हो सकती है, किसी को बुखार होता है तब भी वीकनेस हो सकती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा तो भी वीकनेस हो सकती है. तो मायोसाइटिस की वीकनेस और इस वीकनेस में क्या फर्क है? जो मेन फर्क होता है कि इसमें जो मसल है उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है. तो जो वीकनेस की लेवल है वो बहुत फर्क होता है दोनों में. जैसे एक जनरलाइज वीकनेस आप अगर हम बोले तो हमें उठने में थोड़ी दिक्कत होती है. ऐसा नहीं है कि हम उठ ही नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी को कोई पकड़ के उठे हमें उठा रहा है. अगर हमारी नीज ठीक है तो हम लोग नॉर्मली उठ पाते हैं. और दूसरा जो पेशेंट फील करते हैं ये चेंज होता है ऑलमोस्ट वीक्स टू मंथ्स में. तो ये नहीं है कि सालों से धीरे 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 हमारी वीकनेस होती जा रही है, वो होती है नॉर्मल वीकनेस. ठीक है. इसमें होता है कि अगले पिछले महीने तक तो मैं ठीक था, 2-3 महीने में मेरे को इतनी वीकनेस हो गई है कि अब मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहा हूं. तो जो चेंज है वो बहुत ज्यादा होता है इसमें वीकनेस का. ये बहुत फास्ट आता है, एकदम से चेंज आता है. तो जो ओल्ड एज वाली वीकनेस है या जॉइंट में पेन वाली वीकनेस है वो नहीं होती है. ये बहुत फर्क पड़ता है इसमें, बहुत ज्यादा वो एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हैं. So and again, as you said, age. तो क्या कोई पर्टिकुलर एज में आप ज्यादा देखते हैं पेशेंट्स हु कम विद मायोसाइटिस? मोस्ट कॉमन जो पीक एज मानी जाती है वो 40 to 60 इयर्स में मानी जाती है, पीक एज. लेकिन बहुत कॉमनली 20 to 40 इयर्स में भी देखी जाती है और 60 to 80 इयर्स में भी देखी जाती है. पर पीक जो है 40 to 60 इयर्स की है. राइट. तो जैसे आपने कहा कि रैशेस होते हैं, कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट? रैशेस मतलब कहाँ पे होंगे रैशेस, और जैसे आपने कहा हाथ पे होंगे. सो हाउ विल अ पर्सन नो कि ये रैश कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है या इस रैश को लेके रूमेटोलॉजिस्ट के पास आना है? व्हाट आर दोस फीचर्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक तो रैशेस अकेले सिर्फ रैशेस कम होते हैं, रैशेस के साथ और चीजें भी हो रही होती हैं, जैसे हल्का सा बुखार आना या वीकनेस आना. वीकनेस और रैश अगर हो रहा है तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज ये रूमेटोलॉजिकल कंडीशन हो गई जैसे भी. लेकिन कभी कभार सिर्फ रैशेस भी हो सकते हैं.
स्टार्ट कई बार रैशेस से हो सकता है, फिर वीकनेस आ सकती है। लेकिन जो रैशेस होते हैं इसके बड़े स्पेसिफिक रैशेस होते हैं। एक तो रैश बैक ऑफ द हैंड में होता है, यहाँ पे नकल्स पे। तो ये जो रैश होते हैं बहुत स्पेसिफिक माना जाता है मायोसाइटिस में। दूसरा रैश होता है आईलिड्स के अराउंड। ये भी रैश बहुत कम डिजीजेस में देखा जाता है। आईलिड्स के अराउंड आईलिड के ऊपर रेडनेस आ जाती है और आईज के अराउंड स्वेलिंग आ जाती है। तो ये भी एक रैश है जो बहुत स्पेसिफिक माना जाता है। बाकी कॉमन रैश होते हैं अपर चेस्ट पे, यहाँ पे छाती पे, ऊपर अपर बैक में, एल्बोज पे, फेस पे, यहाँ पे एरिया में जिसे मेलर एरिया, बटरफ्लाई एरिया कहते हैं, वहां पे आ जाते हैं। इन रैशेस के कारण काफी लोग मिसडायग्नोस हो जाते हैं लुपस, क्योंकि लुपस में भी रैशेस आते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट हम ऐसे देखते हैं जो कि लुपस डायग्नोस हो जाते हैं, बिकॉज लुपस कॉमन डिजीज है, मायोसाइटिस से कॉमन है। तो क्या होता है कि जो रुमेटोलॉजिस्ट है उनको भी एक्सपीरियंस लुपस में ज्यादा होता है, मायोसाइटिस में कम होता है। तो वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये लुपस है। और जो टेस्ट हम लुपस के लिए करते हैं वही टेस्ट मायोसाइटिस में भी पॉजिटिव आते हैं। तो इसलिए बहुत कॉमनली मिसडायग्नोज कंडीशन हो जाती है लुपस, या स्किन की कंडीशन लाइक सोरायसिस, ये सारी कंडीशन भी बहुत कॉमनली मिसडायग्नोज हो जाती है। राइट। सो क्या ये कहना सही होगा, इफ आई एम राइट, कि अगर किसी पेशेंट को रैशेस है और साथ में मसल वीकनेस आ चुका है, तो ये ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी की लूपस नहीं, सोराइसिस नहीं, बट मायोसाइटिस है, ये कंसिडर होना चाहिए। बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये बोलने वाली है कि रैशेस जो है वो सब में नहीं आते। 50% पेशेंट्स में रैशेस होते हैं जिसे हम डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं जी, क्योंकि डर्मा स्किन और मायोसाइटिस मींस वीकनेस। जो स्किन मींस डर्मा और मायोसाइटिस मींस वीकनेस, तो उसको हम डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं। बहुत सारी जो मायोसाइटिस होते हैं वो डर्मेटोमायोसाइटिस नहीं होते, उसे हम पॉलीमायोसाइटिस, नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें रैशेस नहीं आते, जिसमें सिर्फ मेनली वीकनेस आती है। राइट। सो ऐसे पेशेंट्स कैसे फिर डायग्नोस हो पाते हैं जिनको रैशेस नहीं है? डायग्नोस हो जाता है क्योंकि वो लोग को लगता है कि ये एज है, या ऐसे ही मैं मेरी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं तो इसलिए मेरे को वीकनेस आ रही है। फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं तू थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, आप ये किया करो। लेकिन उस पेशेंट को पता लग रहा होता है कि एक्सरसाइज नहीं है, मेरी तो बहुत रेगुलर कंडीशन से थोड़ा कम नहीं हुआ हूं, मैं बहुत ज्यादा, मेरी कैपेसिटी कम हो गई है, स्पेसिफिकली सीढ़ियां चढ़ने में या उठने में, और कोई भी चीज वजन उठाने में। तो पेशेंट को खुद पता चलता है। तो पेशेंट जब डॉक्टर को दिखाता है तो एक बहुत कॉमन टेस्ट है जो कि कोई भी डॉक्टर करा सकता है, जिसका जिसका नाम है सीके, क्रेटिनिन काइनेज या सीपीके, ये 3 नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सस्ता टेस्ट है एक्चुअली, और कोई भी डॉक्टर इसको करा सकता है। तो जब एक पेशेंट वीकनेस के साथ आता है, स्पेसिफिकली वो बोल रहा है बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, और तब आप ये टेस्ट कराओ, ये दोनों का टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये क्लियरली बता पाएगा कि हो सकता है आपको मायोसाइटिस हो। तो जो मैं रेकमेंड करता हूं, जो पेशेंट्स जो प्राइमरी केयर डॉक्टर होते हैं या फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, जनरल डॉक्टर्स होते हैं, उनको बोलता हूं अगर कोई पेशेंट मसल वीकनेस के साथ आ रहा है और स्पेसिफिकली बोल रहा है कि एकदम से बहुत मसल वीकनेस आ गई है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो सीके टेस्ट कराना एक बहुत इजी ऑल्टरनेटिव हो जाएगा उन डॉक्टर्स के लिए। एक सिंपल सा सस्ता सा टेस्ट, और उससे पता लग जाएगा कि क्या हमें रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या ये जनरल वीकनेस है जैसे ऐसे ही है। राइट, 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 एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड इफ आई मे ऐड, जैसे हम कह रहे थे थोड़ा समय पहले कि लूपस या आरए, उनमें भी वीकनेस हो सकता है, बट वेरी ऑफन उनको जॉइंट पेन्स भी है। सो क्या वैसे जॉइंट पेन्स आप मायोसाइटिस में कॉमनली देखते हैं, या दे आर मोर ऑफ वीकनेस लेस ऑफ पेन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है उसको वीकनेस है, लेकिन उसको वीकनेस से ज्यादा वो बोलेगा पेन है, पेन के कारण वीकनेस है। इतनी पेन है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूं, इतनी पेन है कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा हूं, राइट? तो ये वो बोलेगा। लुपस का पेशेंट भी बोलेगा कि मेरे को बहुत फटीग है और इतनी पेन हो रही है कि मैं कहा। मायोसाइटिस का पेशेंट बोलेगा पेन तो हो रही है, जॉइंट पेन हो रही है, लेकिन वीकनेस सबसे प्रॉब्लम है। सो उल्टा है बेसिकली, पेन, जॉइंट पेन मायोसाइटिस में भी होती है, और मसल पेन एंड वीकनेस भी होती है, पर मसल पेन एंड वीकनेस प्रीडोमिनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मायोसाइटिस पेशेंट में, जॉइंट पेन सेकेंडरी है। वैसे ही रूमेटॉइड में जॉइंट पेन प्राइमरी है, मसल पेन सेकेंडरी हो जाती है, या मसल वीकनेस सेकेंडरी आ जाती है। जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे अपने एम्स के दिन याद आ रहे हैं, जब मेरे टीचर सिखाया करते थे कि रूमेटोलॉजी वो फील्ड है जहाँ पे आपका जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, वहां से सब कुछ शुरुआत होगा। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इन मेडिसिन इज लाइक दैट,
बिल्कुल। जो एक्चुअली रूमेटोलॉजी एक फील्ड है जिसमें अभी भी 90% डायग्नोसिस क्लिनिकल बेस्ड है, टेस्ट बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक पेशेंट को लाएंगे और बोलेंगे देखिए ये मायोसाइटिस का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उस पेशेंट से बात कर रहा हूँ और एग्जामिन कर रहा हूँ और मुझे मायोसाइटिस नहीं लग रहा, तो उस टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली that's an important message because बहुत बार जो ऑडियंस हमें सुन रही है बहुत बार पेशेंट्स ये सोचते हैं कि टेस्ट से सब कुछ पता चलेगा। तो जो सर कहने की कोशिश कर रहे हो विच वी हैव बीन ट्राइंग टू से फॉर द लास्ट 1 ईयर आल्सो कि आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट को मिले, उनका जो असेसमेंट है जो ये बहुत सारे फैक्टर्स को लेके बनेगा, वो असेसमेंट पहला ज्यादा जरूरी है रादर देन कौन सी टेस्ट कभी पॉजिटिव आ रही है। टेस्ट तो है अपनी जगह बट असेसमेंट बहुत जरूरी है। सर मूविंग अहेड, एक एक सवाल जो बहुत पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि अगर मायोसाइटिस हुआ है या फिर कोई रोमाटिक डिसीज भी करे तो मुझे ही क्यों हुआ, क्या कोई रिस्क फैक्टर्स या कोई यू आर एट समवन हु इज फॉर आवर ऑडियंस आल्सो डॉक्टर अग्रवाल इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन द वर्ल्ड इन द रिसर्च फॉर मायोसाइटिस, sir has a lot of publications in this and he's an authority in myositis, so listening from you absolutely would be a pleasure कि क्या रिस्क फैक्टर्स या क्या कॉजेज अभी तक साइंस को पता है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर्स, मैं थोड़े रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगा, लेकिन कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है जो कि इंटायरली एक्सप्लेन कर सके कि मायोसाइटिस इसलिए हुआ। सो पहली बात तो कोई रीजन नहीं होता। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है, आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है जो जो कि जिसका काम है फॉरेन बैक्टीरिया, जो बाहर के बैक्टीरिया वायरसेस आ रहे हैं उनसे फाइट करना। सो ऑटोइम्यून डिजीज में फॉर सम रीजन, किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज में जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक्चुअली बाहर से आए हैं, फॉरेन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उनको जाके अटैक करो, तो वो अपनी बॉडी को ही अटैक करने लग जाता है। अब मायोसाइटिस में क्या होता है, वो जो इम्यून सिस्टम अटैक करता है वो मसल्स को करता है और कुछ हद तक स्किन को करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वो मोस्टली जॉइंट्स को करता है। ऐसे डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीजेस में डिफरेंट इम्यून सिस्टम डिफरेंटली कंफ्यूज होकर डिफरेंट अटैक करता है। तो मोस्ट ऑटोइम्यून डिजीज के डिफरेंट डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मायोसाइटिस में कोई ऐसा मेजर रिस्क फैक्टर नहीं आया। यस, देयर आर जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, जिसे बोलेंगे कि अगर आपके फैमिली में किसी को ऑटोइम्यून डिजीज है तो लाइकलीहुड है कि आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज होएगा और उसमें मायोसाइटिस इंक्लूड होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी फैमिली मेंबर को मायोसाइटिस है और उसके फैमिली में किसी को मायोसाइटिस हो गया। मायोसाइटिस तो मायोसाइटिस नहीं होता, ऑटोइम्यून टू मायोसाइटिस, मायोसाइटिस टू अदर ऑटोइम्यून डिजीज कॉमनली देखा जाता है। और कोई किसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिसे हम बोलेंगे सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है कि जहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा है वहां पे थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बोल सकते हैं। और स्मोकिंग, वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन, ये सब चीजें जनरली मानी गई हैं थोड़े रिस्क फैक्टर्स, बट कोई भी रिस्क फैक्टर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता और कोई भी रीजन ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि मुझे क्यों हुआ। आपने कुछ गलत नहीं खाया, आपने कुछ गलत नहीं किया, इन मोस्ट केसेस में आपकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं थी, तो ऐसे ही हो जाता है जैसे अदर ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं। राइट, इनफैक्ट बहुत बार जब पेशेंट्स हमें ये सवाल पूछते हैं तो मैं कहते कहते कह देता हूँ कि देखिए अगर हमें भी ऑटोइम्यून डिसीज होने वाला है तो वी कांट रियली प्रेडिक्ट, देयर इज नो मॉडल टुडे कि हम बता पाएंगे कि इस व्यक्ति को इस समय ऑटोइम्यून डिसीज होने वाला है। व्हेन इट स्टार्ट्स द बेस्ट चांसेस आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द मिले एंड गेट इवैल्यूएटेड रादर देन थिंकिंग कि आग किसने लगाई है। अगर आग लग चुकी है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो चुका है, उसे टाइम में बुझाएंगे। एक सवाल सर, यू प्रैक्टिस इन द यूएस, वी आर हियर इन इंडिया, do you find and you are very frequently coming here, आपका organization है Myositis India, you're working closely with patients here as well, so do you find a difference, कोई difference है presentation of myositis in the American setup and the Indian setup in the patient population या risk factors? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि यूएस में या वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पेशेंट्स देखे जाते हैं और इंडिया में जो पेशेंट देखे जाते हैं वो बहुत सिमिलर है, काफी हद तक सिमिलर है, 90-95% सिमिलर है। इंडिया में प्रॉब्लम बस ये आती है कि जो रैशेस होते हैं उनको देखना थोड़ा मुश्किल होता है, डार्कर स्किन पेशेंट्स होते हैं, तो डार्कर स्किन में जो रैशेस है उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। यूएस में उन रैशेस को पहचानना थोड़ा आसान होता है बिकॉज मोस्टली व्हाइट स्किन पेशेंट्स होते हैं। ये एक डिफरेंस मैंने देखा है कि इजियर टू रिकॉग्नाइज है यूएस में, इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज है। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है, इंडिया में वीकनेस जो है एक टैबू भी माना जाता है
तो जब पेशेंट को वीकनेस होती है वो ज्यादातर बताता ही नहीं है, काफी देर तक नहीं बताता कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उसके फैमिली मेंबर्स भी उसे बोलते हैं ये करो वो करो। यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में जब वीकनेस होती है वो डॉक्टर के पास चला जाता है, भी मेरे को वीकनेस हो रही है क्या करना है। तो ये दोनों डिफरेंसेस जो है, डायग्नोसिस डिले इंडिया में काफी ज्यादा है। दूसरा प्रॉब्लम मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं इंडिया में काफी पेशेंट्स देख चुका हूं, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इंडिया में जो ट्रस्ट ऑन डॉक्टर है वो काफी कम है, तो डॉक्टर शॉपिंग बहुत होती है। डॉक्टर शॉपिंग के कारण रूमेटोलॉजी पेशेंट स्पेसिफिकली क्या होता है, मेरे को लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और वो डिजीज बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो फाइनली जब वो सेटल होते हैं तो 6 महीने 1 साल निकल गया होता है जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उससे पेशेंट का अपना ही बहुत नुकसान होता है। सो अगेन, अगर कोई ट्रेन डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, वेल रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या रूमेटोलॉजिस्ट जो ट्रेंड है, तो आपको उसके पास जाके उसकी बात सुननी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। राइट। आई थिंक आई ऐड टू दिस वन, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ रोमेटोलॉजी ये फील्ड के बारे में जानकारी इतनी कम है कि बाय द टाइम टुडे मॉर्निंग, आज अभी आई एम जस्ट फिनिशिंग माय ओपीडी, टुडे आई सॉ अ पेशेंट हु हैज बीन इल सिंस 2018, और आज 2025 आ चुका है। आई एम द फर्स्ट रोमेटोलॉजिस्ट दैट द पर्सन इज मीटिंग। सो ये जो लंबा गैप है बिटवीन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम टू रीचिंग अ स्पेशलिस्ट, ये इसमें बहुत नुकसान हो जाता है। दूसरा मुझे लगता है कि जो अलाइड स्पेशलिटीज हैं, ऑर्थोपेडिक्स या जनरल फिजिशियंस हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आई थिंक इनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि अगर पेशेंट कॉम्प्लेक्स रूमेटोलॉजिकल डिजीज लग रहा है तो उसको राइट स्पेशलिस्ट के पास भेजें। ऐसा नहीं है कि खुद ही दवाइयां, आजकल दवाइयां इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी अच्छी हो गई हैं कि मोस्ट रूमेटोलॉजिकल पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, 90% ठीक कर सकते हैं। तो वो जो डिले है ना, उस डिले से डैमेज हो जाता है, लाइक मायोसाइटिस में मसल डैमेज हो जाता है। एक बार मसल डैमेज आ गया फिर उसको दवाइयां नहीं ठीक कर सकती, तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Can you elaborate on this point? This is a very interesting point. We try to get this across to our patients कि ये जो आपने कहा इन्फ्लेमेशन है और फिर डैमेज है, और हमारी दवाइयाँ इन्फ्लेमेशन को रोक पाती है, तो ये कितना टाइम है? अगर मायोसाइटिस की बात करें तो एवरेज व्हाट इज द बेस्ट टाइम इसके अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो तो बेस्ट रिजल्ट दिखे जाएंगे? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सो मायोसाइटिस में मसल एट्रोफी जिसे कहते हैं, जैसे कि मसल जो है सुकड़ गई है, वो 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ओके। और काफी हद तक डैमेज 1 साल में हो जाता है। उस डैमेज को हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कभी कोई पेशेंट अगर मेरे पास 3 महीने में आ गया, 1 महीने में आ गया, तो मैं उसको बोलता हूं मैं 100% आपको 1 साल के अंदर अंदर ठीक कर सकते हैं। काफी हद तक दवाइयां 2-3 साल लगे चलेंगी, लेकिन 1 साल तक आप ऑलमोस्ट 100% हो जाएंगे। अगर कोई पेशेंट 1 साल में आता है तो मैं उसको बोलता हूँ 80-90% तक हम ठीक कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है 10-20% मसल सुकड़ चुकी है, उसको वापस लाना नामुमकिन है मेडिसिन से, क्योंकि हमारी सारी मेडिसिन जो है इन्फ्लेमेशन, फायर को रोकने में काम करती है। डैमेज को रीबिल्ड करने के लिए अभी हमारे पास मेडिसिन नहीं आई है। आई थिंक we can say safely कि ये पूरे rheumatology spectrum में apply करता है। सारे autoimmune inflammatory conditions will behave the same कि whether we are talking about lupus or RA or Anspawn or over here, once the damage is done, कोई भी ऑर्गन या जॉइंट्स अगर डैमेज हो गए हैं तो डैमेज से रिकवरी की हमारे पास ऑप्शंस नहीं है किसी भी डिजीज में, किसी भी उसमें। राइट। सो आपने सिर्फ शुरुआत में कहा, आई विल गो बैक टू दैट पॉइंट दैट सीपीके या सीके ये जो ब्लड टेस्ट है, दिस इज अ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट कि विद द सिम्टम्स अगर ये एलिवेटेड है तो दैट कैन हेल्प। तो इसकी तरह और किस तरह के टेस्ट लगते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दैट पीपल शुड गो थ्रू एंड ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट? या सो वंस अगर सस्पिशन हो गया कि मायोसाइटिस है बिकॉज सीके बढ़ा हुआ है, मसल वीकनेस है या रैश है, इन दैट केस जो रूमेटोलॉजिस्ट है टिपिकली वो या तो एमआरआई करेंगे या एक टेस्ट होता है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें निडल प्रिक करके और इलेक्ट्रोड से पता लगाते हैं कि मसल में कहाँ प्रॉब्लम है, या नर्व में प्रॉब्लम है या मसल प्रॉब्लम है। ये दो टेस्ट है, एमआरआई ऑफ द मसल या ईएमजी और इलेक्ट्रोमायोग्राफी ऑफ द मसल। ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं, सस्पिशन है मायोसाइटिस है और हमें सिग्नल मिल रहा है मायोसाइटिस है। लेकिन उसके बाद एक टेस्ट होता है मसल बायोप्सी या स्किन बायोप्सी। मसल बायोप्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको मुझे लगता है इंडिया में काफी पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं। मसल बायोप्सी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। किसी भी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आज भी बायोप्सी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप अर्ली बायोप्सी नहीं करेंगे
तो बाद में आपके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। जब आप ठीक नहीं होगे तो डॉक्टर को समझ नहीं आएगा कि क्यों नहीं ठीक हो रहे हो। तो अर्ली बायोप्सी अगर आप करेंगे, राइट डायग्नोसिस बिगनिंग से होगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आप अगर बायोप्सी नहीं करोगे तो भी दवाई देके के डॉक्टर आपको ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस डॉक्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना नहीं होगा। और अगर आप ठीक नहीं हो रहे लेट्स से उस दवाइयों से, तो वो डॉक्टर कहेगा अच्छा मैं क्या करूं, अब तो बायोप्सी करने का भी फायदा नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और जो एक और टेस्ट है जो कि मैं हाईली रेकमेंड करता हूं सारे रोमेटोलॉजिस्ट को ऑर्डर करने के लिए, वो है ऑटो एंटीबॉडीज, मायोसाइटिस पैनल या मायोसाइटिस ब्लॉट बोल दो। वो जो टेस्ट है वो हाईली स्पेसिफिक है किसी कंडीशन, मायोसाइटिस टाइप की कंडीशन। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत हद तक वो भी हेल्प करता है कंफर्म करने के लिए, और वो ये भी हेल्प करता है कि किस टाइप का मायोसाइटिस है। तो कुछ कुछ हमारे ट्रीटमेंट है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मायोसाइटिस पे डिफरेंटली लगते हैं, तो वो हमें बेटर डायरेक्शन मिल जाती है कि हम क्या ट्रीटमेंट चलाएं। अगर एंटीबॉडी XYZ है तो ये ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, ABC है तो ये ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, तो उससे डॉक्टर को बहुत हेल्प मिलती है। Right. And I think this is a very important point. अब टॉकिंग फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, ये सारे टेस्ट इंडिया में अब अवेलेबल है। अगर हम इंडिया में सब मेजर कुछ सिटीज में अवेलेबल है। एब्सोल्युटली द मेजर, आई मीन probably 10-12 years back जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, getting the myositis panel done was not easy. Yeah. But now it is easily available. Almost all labs are offering that, and the prices have come down. The MRI prices have come down. So it's much more accessible today. But जैसे सर ने कहा, एक्सेप्टेंस जो है ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। एज डॉक्टर्स भी ऑल्सो फेस की पेशेंट्स बहुत बार रिलक्टेंट होते हैं। हम बता देते हैं कि ये सब करके आइए, बाय द टाइम द पेशेंट कम्स बैक 2-3-4-6 महीने, साल निकल जाता है कि पेशेंट वही टेस्ट करा के वापस आ जाए, राइट। जबकि काम एक हफ्ते के अंदर का था। वो शायद कहीं पे वो ट्रस्ट इश्यू या नो वेरेवर दैट प्रॉब्लम इज। देयर आर टू थिंग्स, एक तो ट्रस्ट इशू है और अवेलेबिलिटी इशू है। पेशेंट को लगता है कि एक्चुअली पेशेंट को लगता है क्विक फिक्सेस, राइट, ये तो डॉक्टर बहुत लंबा चौड़ा काम बता रहे हैं, पहले MRI कराओ फिर ये होगा फिर ये होगा, तो एवरीबडी वांट्स क्विक फिक्सेस। तो उस चक्कर में पेशेंट अपना ही नुकसान करता है। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में अगर आप एक डॉक्टर के पास गए हो, उसी डॉक्टर के पास ही रहोगे, दूसरा डॉक्टर को लेगा भी नहीं, क्योंकि आप उसके पास गए थे, मेरे पास क्यों आए हो, तो वो तो वापस आपको भेज देगा दूसरे अपने वो वाले ओरिजिनल डॉक्टर के पास। तो थोड़ा तो मेडिकल कम्युनिटी में भी ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि वी ट्राई टू ऑलमोस्ट इनकरेज डॉक्टर शॉपिंग, जो कि यूएस में ऐसा नहीं होता। उसमें कहते हैं कि अगर कोई रीजन है, जैसे आप सिटी मूव कर गए हो या आपको सही में वो डॉक्टर आपको पर्सनैलिटी पसंद नहीं आ रही, कोई रीजन है, तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा एज अ पेशेंट। अगर कोई रीजन ही नहीं है तो यू शुड बेटर गो टू देम, उनको हिस्ट्री ज्यादा पता है। Right. I think I can vouch for the rheumatology circle. That's not yet happening, but yeah, I get your point. So coming back, अगर एक बार टेस्ट हो जाए, do we wait for the test reports and start treatment, or do you find कि sometimes you might have to start at the clinical stage itself? मुझे diagnosis लगा as an expert और आपको लगा diagnosis and you started, or do you always wait for the test to come back? नो, सो वी ऑलवेज स्टार्ट ट्रीटमेंट, राइट। पेशेंट सफर कर रहा है तो उसको ट्रीटमेंट होल्ड करना इज नॉट द राइट एथिकल प्रैक्टिस। आई थिंक ट्रीटमेंट अगर होल्ड करना है तो इस तरह से होल्ड होता है कि आपने किसी को एडमिट किया मायोसाइटिस के लिए, उसकी परसों बायोप्सी होनी है, तो आई वुड नॉट स्टार्ट द ट्रीटमेंट। फ्यू डेज देर इज नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम, वी डोंट वेट फॉर वीक्स टू मंथ्स। सो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बट अर्ली टेस्टिंग करा लेते हैं। नेक्स्ट सारी जितनी भी टेस्टिंग मैंने बताई ये एक हफ्ते में हो सकती है। कोई भी ऐसी टेस्टिंग नहीं है, इंडिया में अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी हो गई है कि कोई भी टेस्टिंग एक हफ्ते से ऊपर नहीं लगती है। तो एक हफ्ता ट्रीटमेंट डिले करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई नुकसान नहीं होगा पेशेंट को। लेकिन आप बोलो कि हम 2-3 महीने ट्रीटमेंट डिले करेंगे तो उससे कोई एडवांटेज नहीं है। सो अब सर मैं चलता हूँ सबसे जो पेशेंट पर्सपेक्टिव से सबसे डरावना शब्द मुझे दिखाई देता है इंडिया में, उसकी तरफ, क्या इसकी ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अगेन। हर रूमेटोलॉजिकल डिजीज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो इन्फ्लेमेशन को सबसे जल्दी, अभी भी और कोई दवाई नहीं है जो सबसे जल्दी कम करती है। सो स्टेरॉइड का जो यूज है शुड बी अर्ली एंड शॉर्ट in all rheumatological diseases. Whenever you use steroid, it should be used initially and very short, because long term स्टेरॉइड नुकसान देती है। लेकिन मायोसाइटिस में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेरॉइड का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड मायोपैथी। जब वो सेट इन कर जाती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द पेशेंट। सो मायोसाइटिस में हम लोग काफी स्टेरॉइड यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अर्ली ज्यादा स्टेरॉइड यूज करके क्विकली उसको टेपर डाउन करते हैं। टिपिकली विद इन द मैटर ऑफ 6 मंथ हमारा
गोल होता है कि पेशेंट को आइदर ऑफ स्टेरॉइड हो जाए या 5 मिलीग्राम 7.5 मिलीग्राम पे तक आ जाए। तो ये हमारा गोल है। पहले अगर हम 10 ईयर पहले बात करें तो हमारा गोल होता था, यही गोल 12 मंथ्स में होता था। अगर ट्रेडिशनल रीडिंग करेंगे, अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आप लिखेगा कि मायोसाइटिस में स्टेरॉइड 12 मंथ्स के लिए देना होता है। अब वो चेंज हो गया बिकॉज हम लोग स्टेरॉइड की ज्यादा प्रॉब्लम देख रहे हैं रादर देन लॉन्ग टर्म मायोसाइटिस की। तो अब हमने उसको 6 महीने कर दिया और विद द सेम आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट। तो 6 महीने में आप अगेन 60 मिलीग्राम से शुरू करते हैं, धीरे 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 कम करके 6 महीने में 10 या 10 से कम लिया है तो बहुत बेटर रहेगा पेशेंट के लिए। एंड राइट अवे एडिशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो कि स्टेरॉइड को रिप्लेस कर पाएगा, चाहे वो मेथोट्रेक्सेट है, चाहे वो माइक्रोफेनिलेट है, चाहे वो टेक्रोलाइमस है, आईवीआईजी है, रिटक्सीमैब है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगेन एज सर सेड नो, मैं इसी पॉइंट को एक बार और कहना चाहूंगा बिकॉज ये सवाल पिछले 1 साल से आई बीन डूइंग लाइव आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये सवाल के बिना मेरा कोई भी लाइव एंटर खत्म नहीं हुआ कि स्टेरॉइड का क्या। सो जैसे सर ने कहा ये 12 महीने था, 12 महीने से 6 महीने पे आ गया। दिस इज साइंटिफिकली बीइंग डन, ये स्टडी करके किया जा रहा है। और जो सवाल आपके मन में एज अ पेशेंट की क्या इससे हमें साइड इफेक्ट होगा, वो सवाल हमारे मन में भी, बिकॉज आप अपने आप को देख रहे हो, हम इतने पेशेंट्स को देख रहे हो और हम चाहते हैं कि शायद किसी को साइड इफेक्ट ना हो। बट उसको करने का एक तरीका है कि साइड इफेक्ट ना हो बट फायदा भी हो। अगर मायोसाइटिस आगे बढ़ गया और नुकसान हो गया तो उससे फास्ट दवाई नहीं थी हमारे पास, और एक बार नुकसान हो गया, जैसे सर ने कहा डैमेज हो गया, तो आप उसे वापस रिकवर नहीं करा पाओगे। सो वी नीड टू बैलेंस द स्पीड दैट स्टेरॉइड गिव्स अस विद द साइड इफेक्ट जो बाद में आने वाले, वो बाद में आने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जाए, इसी की स्ट्रेटेजीज को अभी अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि हम डोसेज जल्दी कम करना चाहेंगे। सर क्विक शॉर्ट क्वेश्चन ऑन द अदर वन, ये जो आपने दूसरे ऑप्शंस कहे मिथोट्रिक्सेट या फिर साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिनस एक्सेट्रा, इनका डिसीजन जो है, is there a way that patients can think? For example, rituximab, IVIG, they are very expensive, or methotrexate is not that expensive, mycophenolate is somewhere in between. So for Indian perspective, because ये cost बहुत बार patient खुद bear करता है, so how do you take that decision कि rituximab, IVIG जाना है या methotrexate से रहना है? देखो, फर्स्ट लाइन तो अभी भी मेथोट्रेक्सेट है, ठीक है। सो स्टेरॉइड एंड मेथोट्रेक्सेट आप स्टार्ट करें, स्टेरॉइड को कम करें, मेथोट्रेक्सेट को बढ़ाएं, दैट इज स्टिल द बेस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट काफी लोगों को इंप्रूव हो जाते हैं और बहुत लोग इसी से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते। जो लोग नहीं होते तो फिर सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सेकेंड लाइन जो ट्रीटमेंट है वो भी एक्सपेंसिव नहीं है एक्चुअली। माइक्रोफेनिलेट और टैक्रोलाइमस और साइक्लोस्पोरिन जैसी जो दवाइयां हैं ये भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी पेशेंट का हम लोग विदाउट मच ऑफ द एक्सपेंस कर सकते हैं। जब हम थर्ड लाइन पे आते हैं तब हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनफॉर्चुनेटली थर्ड लाइन जो ड्रग्स हैं वो एक्सपेंसिव है, जैसे रिटक्सीमैब है, आईवीआईजी है। सो ये वाली जो दवाइयां हैं ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। लेकिन अगर आप थर्ड लाइन तक पहुंच गए हैं, दैट मीन्स आपका डिजीज काफी सिवियर है, एग्रेसिव है और रिफ्रैक्टरी है, मतलब बाकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, तब आपको वो दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी। कोई ज्यादा उसमें ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। अब बेटर एंड बेटर ट्रीटमेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एज ऑफ नाउ इंडिया में भी रिटक्सीमैब एंड आईवीआईजी आर रियली गुड थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। दूसरा हम लोग रूमेटोलॉजी में यूज करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी, राइट, कि जो दो इम्यून सप्रेसिव ड्रग है टिपिकली एक से बेटर होती हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट जो है कई बार कंबाइन करके भी देते हैं, जैसे माइक्रोफेनिलेट एंड टैक्रोलाइमस दिया, मेथोट्रेक्सेट एंड एक्सवाईजी दिया, उससे भी बेटर बेनिफिट रिजल्ट्स आते हैं एज कंपेयर टू सिंगल ड्रग। और सर टिपिकली हाउ लॉन्ग शुड अ पेशेंट एक्सपेक्ट कि स्टेरॉइड बंद हो चुका 6 महीने में या कम हो चुका 6 महीने में, जो बाकी दवाइयां आप कह रहे हैं, लेट्स से मिथोट्रिक्सेट, हाउ लॉन्ग डू यू टिपिकली यूज इट? पेशेंट ने कितना समय एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनकी दवाइयां चलेंगी? देखिए, जब पेशेंट रिमिशन में आ गया, जब बिल्कुल ठीक हो गया, लेट्स से उसको 1 साल लगा, टिपिकल हम एक एवरेज मानते हैं, अगर पेशेंट का इलाज जल्दी स्टार्ट हुआ है और अच्छा स्टार्ट हुआ है तो 1 साल में उसको हम चाहते हैं कि रिमिशन में आ जाए, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द बेसलाइन हो जाए। जब हम वो अचीव कर लेते हैं
तब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट 1 2 to 3 years में धीरे धीरे मेडिसिन कम करें। तो एकदम से मेडिसिन कम करते हैं तो फ्लेयर हो जाता है। तो अगर आप मेथोट्रेक्सेट की डोज 25 मिलीग्राम चला रहे हैं तो आप पहले 20 पे लाएंगे, अगले 3 महीने में 15 पे लाएंगे, फिर अगले 3 महीने में 10 पे लाएंगे, फिर तो धीरे धीरे रूमेटोलॉजिस्ट उसको धीरे धीरे टेपर करते हैं। वो रूमेटोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से आता है कैसे मेडिसिन को बढ़ाना है, कैसे टेपर करना है, सारे रूमेटोलॉजिस्ट को आता है। अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट की बात सुने, कई बार पेशेंट कहता है मैं 2 साल हो गया मैं ठीक हूं पर अभी भी डॉक्टर मेरे को कह रहा है थोड़ी सी मेथोट्रेक्सेट लो। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि फ्लेयर वर्सनिंग का रिस्क है, थोड़ी सी दवाई का बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क कम है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे, पर 2 to 3 years में अगर अच्छा सिचुएशन है तो हम ला सकते हैं। बट एवरेज ऐसा नहीं है, एवरेज में हमें ऑन एन एवरेज हमें देखते हैं कि 5 साल लग जाते हैं। बहुत अच्छे केस में 2 साल में, बहुत खराब केस में तो लाइफ लॉन्ग या 10 years भी से भी ऊपर हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज हम देखते हैं मायोसाइटिस पेशेंट 5 साल के अंदर अंदर दवाइयां खत्म कर सकते हैं। सो जैसे पहले भी हम इस प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं, आपकी बीमारी जो है ये आपके शरीर को कस्टम मेड है। तो जैसे सर ने कहा, आपको कितना समय लगेगा ये आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपके लिए डिसाइड करेंगे। आप किसी और पेशेंट की बीमारी या उसकी दवाइयों से कंपेयर ना करें। एंड जैसे सर ने कहा, वी विल हैव टू डिसाइड आपकी बीमारी कैसे बिहेव कर रही है, फ्लेयर अप कर रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट फ्लेयर अप कर रही है, एंड अकॉर्डिंगली वो स्पीड चेंज होगी, कितना इंटेंसिटी है तुम्हारी। एक सवाल सर, जो पेशेंट कर सकते हैं वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। तो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस, हाउ डू यू एडवाइस देम? सो एक्सरसाइज पे पहले कमेंट करूंगा। मायोसाइटिस एक ऐसा डिजीज है रूमेटोलॉजी में जो कि डायरेक्टली मसल को अफेक्ट करता है, और एक्सरसाइज एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली मसल को अफेक्ट करता है। तो जो एक्सरसाइज है वो मायोसाइटिस के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब वो फायर को कम करती है। जो हम इन्फ्लेमेशन जो हम दवाइयों से अचीव कर रहे हैं वो काफी हद तक एक्सरसाइज से भी अचीव हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज से अचीव होगा। तो आपको मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप मेडिसिन का जो इफेक्ट है या आपका इफेक्ट है ऑलमोस्ट वी कैन से 1.5 to 2 times हो जाता है। सो एक्सरसाइज शुड बी स्टार्टेड अर्ली इन मायोसाइटिस एंड शुड बी कंटिन्यूड टिल रिमिशन। सो एक्सरसाइज का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है मायोसाइटिस में। और जितनी लोग बोलते हैं कितनी एज पर कैपेसिटी, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतनी एक्सरसाइज करें, सुबह शाम करें, 3 बार करें, जितना आप करेंगे उतना बेटर रहेगा। हाँ, ये नहीं है कि अपने आप को एक्सरसाइज का एक जनरल रूल है, अगर आप थक जाते हैं, हल्का सा मसल में सोरनेस आ गई है, दैट मीन्स आपने इनफ एक्सरसाइज कर लिया, थोड़े पसीने आ गए हैं, दैट मीन्स आपने अच्छी एक्सरसाइज की है, फिर उसको ब्रेक ले, रात को फिर से कर ले। तो एक्सरसाइज का बहुत स्ट्रांग रोल है। डाइट का भी रोल है, लेकिन डाइट का जो मोर रोल है वो प्रिवेंटिव रोल है। That means you don't want to eat the food that can cause problem like high calorie intent या high तला हुआ खाना, जो जिन खाने को हमें जनरली पता है खराब है वो मायोसाइटिस के लिए भी खराब है। तो ऐसा कोई मायोसाइटिस स्पेसिफिक डाइट नहीं है पर से। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, और बहुत सारी पॉपुलर डाइट्स हो गई हैं, राइट? तो मैं उन्हें बोलता हूँ ये सारी डाइट्स अच्छी हैं, कोई इनमें नुकसान नहीं है। एक्चुअली इट इज ओवरऑल हेल्दियर, दीज डाइट्स आर हेल्दियर देन द नॉर्मल तला हुआ खाना जो आप खाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी रियल होनी चाहिए। जो ये डाइट्स इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, अगर आपकी इन्फ्लेमेशन यहां से यहां गई है तो ये यहां से यहां लाएंगी, यहां से यहां खत्म नहीं कर देंगी। तो सिर्फ डाइट से आप, सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से आप समझे कि मेरा मायोसाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, डाइट बेटर करने से थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको, लेकिन आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, और डॉक्टर की रेगुलर फॉलोअप में भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस, बट बिफोर आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक दो सवाल जो मुझे दिखे कि चैट बॉक्स में पूछे गए थे, क्विकली रन देम थ्रू। एक तो ये कि आपने जब कहा था कि डैमेज हो सकता है, तो किसी ने पूछा था कि डैमेज हुआ है ये कैसे पता चलेगा, डॉक्टर्स को ही सही, बट हाउ विल यू नो कि हाउ विल यू असेस कि कितना इन्फ्लेमेशन बाकी है और कितना नुकसान अब हो चुका है, रिवर्स नहीं हो सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डैमेज और एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों मोस्ट केसेस में दोनों चल रहे होते हैं। तो बट कुछ टेस्ट है मायोसाइटिस में, अब हम एमआरआई करके काफी हद तक बता सकते हैं, हम एक मसल एंजाइम या सीके करके भी बता सकते हैं कई बार,
बाकी आपके दवाइयों के रिस्पॉन्स से भी डॉक्टर को पता लगता है कि क्या इसमें इन्फ्लेमेशन कम कर पा रहा हूं या नहीं कम पा रहा हूं। तो रीबायोप्सी भी कई बार करनी पड़ती है कि देखने के लिए कि डैमेज ही रह गया है कि एक्टिविटी भी है। बट दो जो कॉमन टेस्ट, हम तीन चीजें हम जो कॉमनली यूज करते हैं वो सीके, एमआरआई और क्लिनिकल रिस्पॉन्स। ये तीन चीजों से हम काफी हद तक बता पाते हैं कि डैमेज है या एक्टिविटी है। I think for Indian setup, I would say CK and clinical response, MRI becomes sometimes restrictive for us. Yeah, बार-बार नहीं करा पाते, but yeah, clinical response probably the first potential. One last couple of years, I have also followed and seen Myositis India. Myositis India is your initiative, जहाँ you're trying to spread awareness. So I'll come to two aspects of this. First, in general, रूमेटोलॉजी मायोसाइटिस इन बीमारियों का अवेयरनेस के बारे में और इसका रोल पेशेंट के आउटकम्स में आपको क्या दिखाई देता है? सो पहली बात तो जनरली रूमेटोलॉजिकल डिजीज की अवेयरनेस इंडिया में कम है, ऑल रूमेटोलॉजिकल डिजीज। बट जो रेयर रूमेटोलॉजिकल डिजीज है जैसे मायोसाइटिस, स्क्लेरोडर्मा, इनकी और भी कम है। इनकी बहुत हद तक मिसडायग्नोस या अनडायग्नोस्ड केसेस होते हैं। अगेन बिकॉज पेशेंट वीक हो रहा है तो वीक हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। सो काफी हद तक अवेयरनेस प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इंसिडेंस ऑफ मायोसाइटिस एंड स्क्लेरोडर्मा इन इंडिया इज क्वाइट हाई, but they are underdiagnosed and misdiagnosed in many cases. So I think awareness का बहुत important role है। तो इसलिए मायोसाइटिस इंडिया का one of the major initiative is awareness and education. Awareness patient के लिए, education patient के लिए, और also we focus on doctor education also, because काफी हद तक डॉक्टर्स को भी एक्सपीरियंस कम है कि ये मायोसाइटिस हो सकता है तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। कई बार डॉक्टर को लगता है अच्छा वीकनेस है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट को भी मायोसाइटिस ट्रीट करना आता है, बट जो कॉम्प्लिकेटेड इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और रूमेटोलॉजिस्ट इस चीज को ज्यादा देखते हैं। तो इंडियन सेटिंग में तो मैं बोलूंगा कि रूमेटोलॉजिस्ट वुड बी द राइट डॉक्टर टू ट्रीट इट। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। इनफैक्ट वेरी ऑफन वी सी दैट पेशेंट्स गेट रेफर्ड फ्रॉम आवर कलीग्स टू न्यूरोलॉजिस्ट रादर देन रूमेटोलॉजिस्ट। बट अगेन प्रॉब्ली द रीजन इज वो वीकनेस की जो आइडिया है कि ये मसल से इन्वॉल्व हो रहा है ना कि ब्रेन से, ये अभी तक क्लियर नहीं। और कैन यू टेल अस न्यूरोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट को मिलके भी काम करना पड़ता है केसेस में। Yeah, we do get call from them, but जो primary referral की बात हो रही है, of course, our neurologists do involve once they realize कि they're requiring higher drugs. वो third level की जो दवाई आती है वहां तो हम जरूर involve हो जाते हैं। First and second में कई बार we are skipped out of the story. About myositis India specifically, sir, what would you like to tell us, and how can people who are listening to us right now join and benefit from the various programs जो myositis India offer कर रहा है? So, first of all, my request to all the audience is to join Myositis India. It is very easy to join. We have a website. आप Myositis India Google में टाइप करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी और वेबसाइट पे ज्वाइन करें। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, जितने भी मायोसाइटिस इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल में, मैसेज पे, इंस्टा पे, हमारा इंस्टा हैंडल भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसके थ्रू आपको सारे इनिशिएटिव्स पता चलते हैं। हम पेशेंट्स की काफी एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम योगा सेशन टू डाइट सेशन इन मायोसाइटिस टू एक्सरसाइज सेशंस इन मायोसाइटिस टू Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स लाइक जैसे ये कर रहे हैं ऑन मायोसाइटिस। तो काफी हद तक हम पेशेंट एक्टिविटी एंड अवेयरनेस कर रहे हैं। हम काफी पेशेंट्स के लिए हम एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं जिसमें रील्स बना रहे हैं इंस्टा की, स्मॉल रील्स ऑन स्मॉल क्वेश्चन, जैसे कि EMG का क्या रोल है, MRI का क्या रोल है, या मायोसाइटिस के सिम्टम क्या है। तो वो रील्स हम लोकल लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो उससे बहुत फायदा हो रहा है। और दूसरा, आई वुड अपील टू डॉक्टर्स टू ज्वाइन मायोसाइटिस इंडिया, बिकॉज हम डॉक्टर्स के लिए भी काफी अच्छे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा एक वेबिनार आ रहा है ऑन मायोसाइटिस प्रोफाइल और ब्लॉट, कौन सा प्रोफाइल कराना है, कौन सा नहीं कराना, क्या सही है, क्या गलत है, कितना मिसडायग्नोसिस। तो डॉक्टर्स पे भी हमारा काफी फोकस है। राइट। इनफैक्ट रिसेंटली जब हमारी बात हुई थी रिगार्डिंग दिस, व्हेन वी वर टॉकिंग, आपने बताया था अबाउट योगा। कैन यू टेल अस अबाउट दैट एज वेल? सो हम लोग ने एक योगा सेशन स्टार्ट किया है विच इज एवरी वीक, एवरी अदर वीक। योगा का काफी रोल है मायोसाइटिस में, मुझे लगता है, क्योंकि योगा जो एक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट योगा का आता है इंड्योरेंस में, कि आप कितने टाइम फटीग को काउंटर करने में। और मायोसाइटिस में बिकॉज ये मसल डिजीज है, फटीग सेट इन कर जाता है।
तो योगा टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर मायोसाइटिस. Right. सो अगेन योगा के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. इट्स नॉट ओनली मसल और एक्सरसाइज बेनिफिट, योगा के और भी स्पिरिचुअल एंड मेंटल एंड बेनिफिट्स हैं. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट एक सिंपल योगा पोस्चर्स की अगर हम बात भी करें तो योगा के जो आसन है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है मायोसाइटिस के लिए. तो इसलिए आई बिलीव योगा इन इंडिया इज सो रेडिली अवेलेबल, सो इजीली अवेलेबल. अगर आप आसपास भी देखेंगे कोई भी आपको योगा गुरु मिल जाएगा to start working on yoga. So my advice to all myositis patient would be कि किसी भी तरीके से आप योगा स्टार्ट करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. और उसमें ब्रीदिंग का भी बहुत रोल होता है योगा में. सो ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मायोसाइटिस. एज यू नो लॉट ऑफ पेशेंट्स इन मायोसाइटिस उनको लंग डिजीज हो जाता है जो कि, और रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हो जाती है. तो ब्रीदिंग का भी बहुत रोल है. तो किसी भी एंगल से अगर हम देखें ऑटोइम्यून डिजीज में स्ट्रेस कम करने का रोल है. हम किसी भी एंगल से योगा को देखें तो योगा बिल्कुल फिट बैठती है एटलीस्ट फॉर मायोसाइटिस. और प्लीज हमारा योगा सेशन ज्वाइन करें. हमारे बहुत अच्छे योगा गुरु हैं जो कि एवरी अदर वीक सेशन ले रहे हैं. तो एनीबडी कैन ज्वाइन. Yeah, so even on Rheumatology India, हमने last time आपका जो session था we had shared, and I hope some people have joined from that. And जो I would also like to appeal all our audience listening to us right now, please go and follow Myositis India, their page on Instagram, join their website, and जो इनके activities are, they're really well designed for myositis specifically, but also for everything in rheumatology, I would say. And there are a lot of doctors following our page, and I will appeal to them as well. जैसे sir ने कहा, please go and follow Myositis India. Sir, thank you so much for sparing this time. It's a busy schedule and we have come here. We had some technical glitches. Sorry for that. But Sorry to the for audience, that. thank you. To the audience, if there are questions, sir, do we have time to take one or Yeah. two? Or because We can take questions. Yes. so I think we have some three questions here. One of the question is by Veda Kadam, sorry. जो कह रहा है कि डॉक्टर माय मायोसाइटिस पैनल टेस्ट इज ऑल नेगेटिव. I have mild inflammation in the muscle biopsy. What type of myositis do I have? Uh, सो माइल्ड इन्फ्लेमेशन और मसल बायोप्सी और मायोसाइटिस पैनल नेगेटिव है. इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलीमायोसाइटिस या नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी हो सकता है. सो अगेन सिर्फ मायोसाइटिस पैनल और बायोप्सी में मसल इन्फ्लेमेशन से नहीं पता लगेगा. अगर आपका मसल एंजाइम एलिवेटेड है या नहीं है उससे भी काफी हद तक पता चल जाता है. लेकिन जो मुझे आपकी बात से लग रहा है वो लग रहा है कि आपको स्किन रैशेस नहीं है. तो दैट मीन्स आपको या तो पॉलीमायोसाइटिस या नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी टाइप वाला मायोसाइटिस हो सकता है. अगर मसल इन्फ्लेमेशन है तो डेफिनेटली आपको बायोप्सी में मसल इन्फ्लेमेशन आना डेफिनेटली एबनॉर्मल है. Right. The same person has also commented, sir, that my CPK was never about 1000, and I think she meant, do I still have myositis? Please clarify. So yeah, so yes. सीपीके जो है 1000 से ऊपर नहीं है. जो लो सीपीके होते हैं, बहुत लो सीपीके, 1000 तो फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट लेट्स से 300-400 लेवल के सीपीके होते हैं. वो एक नॉर्मल इंसान में जो एक्सरसाइज करता है, एक्टिव है, स्ट्रांग है, मसल है, उसमें भी देखा जा सकता है. थोड़ा नॉर्मल एबनॉर्मल सीके, पर 1000 जो है सीके वो काफी एबनॉर्मल हो जाता है. और वो काफी हद तक मायोसाइटिस में देखा जाता है. लेकिन सिर्फ मायोसाइटिस में सीके नहीं देखा जाता, इसीलिए आपको डॉक्टर चाहिए. इसीलिए आपको और टेस्ट चाहिए, एमआरआई, ईएमजी, मसल बायोप्सी, मायोसाइटिस पैनल, कि सिर्फ सीके और मसल वीकनेस से डायग्नोसिस नहीं बनता है. उससे सस्पेंशन होती है, डायग्नोसिस नहीं बनता. सॉरी. Right. So I was just going to take this next question जो 2-3 बार पूछा गया कि I'll just elaborate on that question कि अगर बीमारी हो चुकी है and recovery हो चुकी है तो क्या disease वापस आ सकता है? And they have added to that क्या post delivery इसका कोई connection है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज है. तो पहली बात तो जो ट्रीटमेंट से हमने क्या किया कि आपके जो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को अटैक कर रहा था उसको काम डाउन कर दिया. लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि दोबारा अटैक नहीं कर सकता. तो इसीलिए 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी डिजीज वापस आ सकता है. तो इसीलिए रेगुलर फॉलोअप ऑफ योर रूमेटोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये तो डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डिजीज वापस आ सकता है. लेकिन काफी हद तक हम पेशेंट जब रिमिशन में जाते हैं तो नहीं भी आता. दूसरा क्वेश्चन क्या था? प्रेगनेंसी के बाद. हाँ, प्रेगनेंसी के बाद. एक्चुअली ऑटोइम्यून डिजीज में देखा गया है कि बहुत ऑटोइम्यून डिजीज सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के बाद बढ़ जाते हैं.
या प्रेगनेंसी के 2-3 महीने में ही वो फ्लेयर कर जाते हैं, जिसे हम फ्लेयर कहते हैं। और मायोसाइटिस में भी ये देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रूल है। और प्रेगनेंसी काफी हद तक मायोसाइटिस पेशेंट्स में सेफ है। जस्ट ये देखो कि मायोसाइटिस एक्टिव है या नहीं है। अगर मायोसाइटिस आपका कंट्रोल्ड है तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। राइट, सो स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट अर्ली बिफोर द प्रेगनेंसी इफ यू नो द या डायग्नोसिस। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायोसाइटिस एंड फाइब्रोमाइल्जिया? या ये बहुत हद तक कंफ्यूजन होती है। फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है, पेशेंट का प्रीडोमिनेंट सिम्टम जो होता है वो मसल पेन होता है, नंबर 1। सेकंड, डिफ्यूज मसल पेन होता है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शोल्डर में हो रही है और थाइज में हो रही है, पूरी बॉडी में मसल पेन होता है। जॉइंट पेन भी होता है काफी हद तक फाइब्रोमाइल्जिया में। मसल वीकनेस जो होती है वो कम होती है या सेकेंडरी होती है। पेशेंट बोलता है मुझे वीकनेस हो रही है, फटीग हो रही है, लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो सारी एक्टिविटी कर पा रहा होगा, विद लिटिल पेन लिटिल फटीग वो एक्टिविटी कर पा रहा होगा। मायोसाइटिस में उल्टा होता है, मसल वीकनेस सबसे ज्यादा होती है, उसके कारण मसल पेन, जॉइंट पेन, फटीग हो रहा होता है। तो ये डिफरेंशिएट करना एक डॉक्टर ही कर सकता है, एक रूमेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। Most rheumatologists are very well equipped to differentiate between fibromyalgia and myositis. अगर आप एक rheumatologist को दिखाते हैं और वो बोलता है कि आपको myositis नहीं है, fibromyalgia है, तो वो सही बोल रहा होगा, बिकॉज उन्होंने बहुत केसेस fibromyalgia के देखे हैं, बहुत केसेस myositis के देखे हैं, वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक पेशेंट के लिए डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। Right. So I think we have taken all the questions that I could figure out over here, sir. Some of the questions were in the chat, so I could only see the last few. In the question box, jo aaye the, the relevant ones, we have taken them. Thank you so much for giving us this time. This was the first episode of our Health and Healing Show. For those of you listening to us, जब ये हो जाएगा, some of you joined late. ये वापस पोस्ट होगा on Instagram and we will be tagging Myositis India as well, so you'll be able to see it there as well. So you should be able to see this interview again. अगर आपके कोई सवाल होंगे, अगर आप जस्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो प्लीज पोस्ट देम आफ्टर दिस. We will of course love to hear your feedback about how did this go and what more topics would you like in the upcoming talks that we'll be having with other rheumatologists in the Health and Healing Show. So thank you so much for being here and for gracing the first episode, and thank you so much. Thank you very much. Thanks.